हे डॉक्टर, आप तो दूसरा भगवान हैं। कृपया हमारी जान का भय दिखाकर अपनी मांगे ना मनवाएं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललित स्टॉक, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपनी राय रखेंगे, अपनी समीक्षा करेंगे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे स्थान के, विदेश के ज्वलंत मुद्दे। आज एक मुद्दा लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं कि एक पेपर की कटिंग आपके सामने दिख रही होगी, वायरल हो रही है, आपके तक भी पहुंची होगी। इसमें स्पष्ट रूप से हमारे देश में जो चिकित्सक हैं उनकी विसंगतियों को उठाता हुआ एक मुद्दा है जो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, काफ़ी प्रासंगिक है और हम सबको इनसे होकर गुजरना पड़ता है। हम सभी जब बीमार होते हैं तो केवल और केवल वैद्य यानी कि चिकित्सक के शरण में पहुंचते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी बीमारी का इलाज करेंगे। वे करते भी हैं और हम ठीक भी होते हैं। सभी डॉक्टर्स और सभी चिकित्सक उस कैटेगरी में नहीं आते जिसके विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम उन विसंगतियों पर चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि अगर हम एक जागरूक नागरिक हैं तो हमें ऐसी विसंगतियों की चर्चा करनी चाहिए। स्पष्ट रूप से यहाँ पर दो बिंदुएं दर्शाई गई हैं। पहला बिंदु है, उग्रवादियों ने किसी समूह विशेष को बंधक बनाकर उनके सिर पर बंदूक रखकर मांग रखी कि उन्हें पैसा पहुंचाया जाए या उनके एक साथी को छोड़ दिया जाए या जो पुलिस उनके परिसर में है उसे बाहर निकाला जाए। और दूसरा दृश्य यहाँ पे बताया गया, डॉक्टरों ने अस्पताल में आने वाले और भर्ती मरीजों को तड़पता छोड़ दिया है। किसी को इंजेक्शन तो किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर नहीं आएंगे। नतीजा, धीरे धीरे वे मौत की ओर बढ़ेंगे। उनकी मांग है कि वे वेतन बढ़ाएं या किसी डॉक्टर को अस्पताल से निकालें। इन दोनों ही परिस्थितियों में समानता सिर्फ आम पब्लिक के जान का है। डॉक्टर को निश्चित तौर पर दूसरा भगवान माना जाता है, पृथ्वी पर भगवान का अवतार माना जाता है, लेकिन डॉक्टर्स इन अवसरों का नाजायज फ़ायदा उठाते देखे जाते हैं, केवल और केवल अपने व्यवसायीकरण के कारण। डॉक्टरों की इतनी बड़ी लॉबी है कि डॉक्टरों के बिना कुछ भी किसी भी देश में हो पाना बहुत संभव नहीं है। कुछ भी से मतलब है कि हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता डॉक्टरी परामर्श होता है, जिसका वे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, जिन पर किसी की भी रस्साकसी नहीं काम करती है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा संगठन है और उनके बीच में बहुत बड़ी यूनिटी है। तो जब कभी भी किसी भी मांग को लेकर वो हट पर उतरते हैं तो सरकारों को घुटने टेकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। यही कारण है कि अब तक किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कोई भी सख्त कानून भले ही पास हो जाए, लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें डॉक्टरों की इकाई, जो डॉक्टरों की यूनिटी है, वो काम करती है, डॉक्टरों का संगठन काम करता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये तो मांग सरकार से हो गई कि तड़पता छोड़ करके निर्ममता के साथ, निर्दयता के साथ वो अपनी मांगे सरकारों से मंगवाने वाले हैं। लेकिन एक मांग ये हो सकता है कि उनके लिए लाजमी भी हो या उनके हक की भी बात हो, लेकिन एक मांग जो किसी सरकार से नहीं चाहिए होती है, जो केवल और केवल उस बीमार व्यक्ति के परिजनों से चाहिए होती है जो तात्कालिक बीमार होता है। उसी जान का भय दिखाकर, जान का डर दिखाकर बहुत पैसे ऐंठ लिए जाते हैं प्राइवेट चिकित्सालयों में। मैं बात कर रहा हूँ निजी चिकित्सालयों में। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? निश्चित ही सरकारों की मुहिम और प्रयासों के बाद सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होने लगा है, और वो मुफ्त इलाज किस प्रकार से होता है ये हमें और आपको भी पता है। कई सरकारी अस्पताल में सुख सुविधाएं ठीक हो गई हैं और व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं, लेकिन अभी भी उन अस्पतालों की संख्या अधिक है जहां किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अस्पतालों में चले जाएं तो सांस लेने का मन नहीं करता है, खाना खाने का मन नहीं करता है। वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था देख करके आपका मन घबरा जाता है। हाँ, इसमें जनता का भी दोष होता है, परंतु
परंतु मैं सरकारी अस्पतालों में और भी विभिन्न प्रकार की बातें थोड़ी देर में लाऊंगा। मैं निजी अस्पतालों की बात करता हूँ। एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैक। अगर आपने गब्बर इज बैक फिल्म देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक फिल्म गब्बर इज बैक, जो अक्षय कुमार ने एक्टिंग की है जिस फिल्म में, उस फिल्म को आप लोग जरूर देखें। उसमें निजी अस्पतालों की विसंगतियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। बिल्कुल वैसा ही होता है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने तो ये सारी चीज़ें झेली हैं। होता ये है कि जब आपका कोई परिजन गंभीर रूप से बीमार होता है, चक्कर आ जाते हैं, अचेतावस्था में होता है, हम और आप डॉक्टर नहीं हैं, घबराना स्वाभाविक बात है। घबरा कर हम यह सोचते हैं कि अगर हम किसी निजी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो वहाँ हमें तात्कालिक रूप से जो विशेषज्ञ हैं उनका परामर्श मिल जाएगा और उन विशेषज्ञों की मदद से हमारे परिजन को हम ठीक करा लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर मैं सरकारी को प्रेफरेंस ना देने के पीछे का रहस्य बता देता हूँ कि अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ हमें जूनियर डॉक्टर से फेस करना पड़ता है, जो सीनियर डॉक्टर की अनुपस्थिति में देखरेख करते हैं, यानी कि वो अभी स्टूडेंट होते हैं, उनकी अभी प्रारंभिक प्रैक्टिस चल रही होती है। सीनियर डॉक्टर पूरा हॉस्पिटल जूनियर डॉक्टर के हवाले करके 1 से 1.5 घंटे की गश्त में आते हैं। बाकी वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक संभालते हैं या वो अपने प्राइवेट ओपीडी संभालते हैं, उनको वहाँ से ही फुर्सत नहीं होती है। दूसरी बात, अब हम आते हैं, जब हमारे परिजन इस प्रकार की अवस्था में होते हैं तो हम उनको निजी अस्पताल में ले जाते हैं, जिससे हमें आसानी से हमारे जो परिजन हैं, जो हमारे करीबी हैं, वो ठीक हो पाए। वहाँ पहुँचते ही उसका किस प्रकार से एक सिस्टम बना के रखा जाता है कि सबसे पहले आप तो कभी भी अकस्मात पहुँच जाएंगे। इन द केस आप पहुँचे तो वो आपको इमरजेंसी प्रेफर करेंगे। इमरजेंसी इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि आपके अंदर वो भय पैदा करते हैं कि अगर आप इमरजेंसी में जाएंगे तो आपको अनुभवी चिकित्सकों से सलाह मशवरा किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर विदेशों से भी चिकित्सकों से परामर्श किया जाएगा। तो हम चूँकि अपने करीबी को जल्दी से जल्दी ठीक होना देखना चाहते हैं, इस वजह से उनके झांसे में आ जाते हैं। इमरजेंसी में सारी चीज़ें डबल या ट्रिपल रेट की होती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं, पर उस समय जान महत्वपूर्ण होती है। ज़मीनें गिरवी रख करके हम चिकित्सा लेना चाहते हैं। उनके उस इमरजेंसी के पैकेज में हम पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनकी मशीनरी इस प्रकार से सेट होती है कि जो आपका बीपी बढ़ा भी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। आपका जो नर्व्स है वो बहुत स्लो दिखाई देता है और जो उस टाइम के जो सरकमस्टांसेस हैं वो इस प्रकार से गंभीर जताए जाते हैं कि आपको तत्काल इमरजेंसी में भर्ती करना होगा, नहीं तो आपके पेशेंट की जान को ख़तरा है। हम डर जाते हैं और अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए किसी भी हालत में इमरजेंसी में हम उनको भर्ती करते हैं। इमरजेंसी में डॉक्टर की फ़ीस भी लगभग 2 गुने से अधिक होती है। इमरजेंसी में नर्सिंग फ़ीस भी 2 गुने से अधिक होती है। वहाँ पर हमें तत्काल ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, वेंटिलेटर दे दिया जाता है। वेंटिलेटर के चार्जेस भी अपने बहुत हाई होते हैं। ऑक्सीजन के पर यूनिट चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, अदा करने आवश्यकता नहीं होने पर भी हमें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर रखा जाता है। और साथ ही साथ वहाँ का जो बेड चार्ज है वो किसी 5 स्टार होटल के चार्ज से कम नहीं होता है। इस पूरे झांसे में आने के बाद अब प्रक्रिया शुरू होती है इलाज की। तो इलाज कुछ ऐसा होता है कि जिन दवाओं की आवश्यकता होती है वो दवाएं तो हमें दी ही जाती हैं, कई अननेसेसरी दवाएं भी हमें दी जाती हैं जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और 3 शिफ्ट में, सुबह दोपहर शाम में दवाइयों का सिलसिला प्रारंभ होता है। उन तीनों ही शिफ्ट में अच्छी खासी कॉस्टिंग वाली दवाइयाँ हमें दी जाती हैं, जो हम उन्हीं की फार्मेसी एजेंसी से ख़रीद करके ले आते हैं, जो नीचे होती हैं फार्मेसी की दुकानें होती हैं, वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं। ये पूरा प्रकरण होता है। कई बार तो स्थितियाँ इतनी गंभीर हो जाती हैं कि डेड बॉडी को भी कई दिनों तक वहाँ पर रखा जाता है, परंतु इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कभी भी आपको ये देखने को नहीं मिला होगा कि कानून सख्त है, क्योंकि इनकी यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। उस यूनिटी के आगे कोई भी कानून घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। अब हम आते हैं इन डॉक्टर्स की
मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स भी अच्छे होते हैं। जब हम किसी सामान्य स्थिति में होकर के इन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एक सिलसिला देखने को मिलता है। जो नामी गिरामी डॉक्टर है, मैं राजधानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, राजधानियों में हो सकता है कुछ भय होता हो, तो कुछ चीज़ें तो सिस्टमेटिक चलती हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय हॉस्पिटल या क्षेत्रीय क्लिनिक होते हैं, जिला स्तरीय संभाग स्तरीय क्लिनिक होते हैं, वहाँ पर जो नामचीन डॉक्टर्स होते हैं, एक तो उनके यहाँ नंबर लगाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर मिलने के बाद भी हमने तो कई सारे डॉक्टर्स का चूँकि नाम यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगा, वो एक साथ हज़ारों पेशेंट को देखते हैं और सबको अनाप शनाप जांचें लिखते हैं। जिन जांचों की आवश्यकता है वो भी, जिन जांचों की आवश्यकता नहीं है वो भी। कारण सिंपल है कि पैथोलॉजी सेंटर से इनको मोटा कमीशन आता है, जिसकी बदौलत ये सभी पेशेंट को वो कुछ उसकी हालत क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, ये जाने बिना सबको एक तरफ से जांचें लिखते हैं। एक शिफ्ट तो इनकी जांच लिखने का होता है। वो पेशेंट भी बीमार है, उसको जांचें करानी है, जांचों की रिपोर्ट कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद मिलेगी। फिर उन जांचों के आधार पर फिर उनको दवाइयाँ लिखी जाती हैं। मैंने देखा है कई पेशेंट की दवाइयाँ बिल्कुल सिमिलर होती हैं और उस वक्त पेशेंट से मिलना ज़रूरी नहीं समझा जाता है। साहब, पेशेंट की क्या क्या अन्य समस्याएं थी वो आपको याद थोड़ी है। केवल जांच के आधार पर आप पेशेंट का इलाज थोड़ी ना करेंगे। आप डॉक्टर हैं, आप कई प्रकार की उसकी परिस्थितियां जब भांपते हैं तो उसका इलाज करते हैं। तो इस प्रकार की विसंगतियों से होकर भी व्यक्तियों को गुजरना पड़ता है। ये पूरा का पूरा प्रोपोगंडा होता है और किसी एक समस्या के लिए कम से कम 4 या 6 दवाइयाँ लिखी जाती हैं। समस्या एक है लेकिन दवाइयाँ 4 या 6 सप्लीमेंट्री दवाइयाँ लिखी जाती हैं, कई प्रकार के विटामिन की दवाइयाँ लिखी जाती हैं, कई प्रकार की चीज़ें। ओवरऑल कम से कम 1000 रुपये से बिल कम नहीं बनता है। उसके बाद 15 दिन बाद दोबारा फॉलोअप करना होता है, फिर उसको ताकत की दवाइयाँ लिखी जाती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक मोटी रकम फार्मा कंपनियों द्वारा डॉक्टर्स को सौंपा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है हमारे देश में। और ये खेल सुधारने में केवल सरकारों की भूमिका नहीं होगी, हमारी और आपकी भी भूमिका होगी। परंतु जब हम बीमार पड़ते हैं तो इतनी भय व्याप्त हो जाती है कि हम इससे अपने आप को कैसे निकालें, कैसे मैनेज कर पाएँ, ये निर्धारित नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है, समझदार रहने की आवश्यकता है। और साथ ही आपको अनुभव तब मिलेगा जब आप किसी का सपोर्ट करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, किसी के साथ इस परिस्थिति में होंगे, किसी के साथ जाएंगे, तो आपको 2 चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। एक तो आप उसके साथ होंगे तो उसे संबल मिलेगा, दूसरा आप उसके साथ अपने निजी तजुर्बे भी ठीक कर रहे होंगे, क्योंकि ये आकस्मिक अव्यवस्थाएं हैं। ये किसके साथ कब घटित हो जाएं कोई कह नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे अभिप्राय यही था कि हमारे देश में बहुत प्रकार की ऐसी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। फिल्मों के जरिए भी समझाया जाता है लेकिन सरकारें मजबूर हो जाते हैं। अब हम सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं, जहां पहली समस्या, जो पहली चुनौती है वो सफाई की होती है। तो जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो सफाई की समस्या की वजह से वहाँ नहीं जाते हैं। दूसरी समस्या मैंने कहा कि सीनियर डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स के हवाले संपूर्ण व्यवस्थाएं कर देते हैं। कोई पेशेंट अगर गंभीर अवस्था में भी है तो उस जिसकी ड्यूटी लगी है, जिस डॉक्टर की, उसको आते आते काफ़ी देर हो चुकी होती है। वहाँ पर बहुत लचर व्यवस्था होती है और इनका व्यवहार बहुत रूड होता है। सरकारी अस्पतालों में जितने भी कर्मचारी नियुक्त होते हैं, तकरीबन सबका जो व्यवहार है वो बहुत रूट होता है। वो पेशेंट को एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अभी हाल ही में एक घटना मेरे साथ घटित हुई। मुझे
डॉग बाइट लग गई, मुझे एक कुत्ते ने काट लिया, तो उसके इलाज के लिए, क्योंकि रात को स्टेशन के पास ही मुझे कुत्ते ने काटा, तो मुझे लगा कि अभी इसका इमरजेंसी में इलाज प्रारंभ कर देना चाहिए, क्यों इसमें विलम्ब करें। तो रात को मैं राजधानी स्थित एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में गया, जहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे कि ड्यूटी लगी हुई थी, इमरजेंसी में पर्चा कटा करके वहाँ तो ठीक ठाक हुआ, मुझे अच्छे से ट्रीट किया गया। लेकिन उसके बाद जब मैं इंजेक्शन लगाने गया तो वहाँ मौजूद जो कर्मचारी थे उनका व्यवहार इतना अधिक रूड था कि अब मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं। तो आपके पास अगर कोई आता है अपनी समस्या लेकर के, अगर आप उससे प्यार से पोलाइटली बात कर लेंगे तो आपका क्या ही चला जाएगा। लेकिन नहीं, उनके अंदर वो ठसक रवैया, वो एटीट्यूड बहुत अधिक व्याप्त है। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने आप को सरकारी दामाद समझने लगते हैं। इसी कारण से बहुत सारी जो चीज़ें आसान हो सकती हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कठिन होती चली जाती हैं। खैर, ये उनके रवैया की बात है। तो एक तो व्यवहार हो गया। फिर तीसरी चीज़, आपको समय पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, या फिर पेशेंट अधिक होते हैं, स्टाफ कम होते हैं, पेशेंट अधिक होते हैं, बेड कम होते हैं। एक समस्या जो जिला स्तर पर मैंने देखा, वो देखा डिलीवरी, जो महिलाओं की डिलीवरी होती है वो सरकारी अस्पतालों में, जो जिला चिकित्सालय हैं, वहाँ उनके बेड्स बहुत कम होते हैं। कई बार तो मैंने उनको ज़मीन पर ही, फर्श पर ही लेटे हुए देखा है। उस अनुपात में डॉक्टर्स की संख्या भी कम होती है, जिस वजह से उनको पेन अधिक होता है और कई प्रकार की विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। जिस समय पर उनका इलाज होना चाहिए उस समय पर नहीं हो पाता है, तो इससे जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो जाता है। तो इन तमाम बिंदुओं पर सरकारों को काम करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का उपाय नहीं है। यूनिटी का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आप मनमाने तरीके से अपनी बातें मनवाते जाएंगे और जो आपके पेशेंट हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी ज़िंदगी की भीख आपसे मांगते रहेंगे। आप भगवान के दर्जे में हैं, आप अपने इस एथिक्स की रक्षा स्वयं करें, क्योंकि कर्मा लौटता ज़रूर है। वो किसी न किसी रूप में इसी जन्म में आपसे हिसाब ज़रूर मांगेगा। बस आज की बात इतनी ही। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, जागरूक बनिए। जिंदाबाद, वंदे मातरम। धन्यवाद।